हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है उसके बारे में पूछ रखा है। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो विकास होता है ना, एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, एक क्रम में होता है। जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, बच्चा बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलने सीखता है, उसके बाद कहीं जा करके दौड़ना सीखता है ना। तो विकास कैसे चल रहा है बच्चे का, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चल रहा है ना। तो विकास क्या है, क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया, यानी कि सिक्वेंशियल प्रोसेस है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है, जो सिद्धांत नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा विकास के दिशा का सिद्धांत, जिसमें कि आप लोगों ने दो सिद्धांत पढ़े होंगे। एक तो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है ना। और दूसरा है समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है ना। तो यहाँ पर विकास की क्या होती है, दिशा होती है। इसमें कि दो प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है ना। यहाँ पर दे रखा है कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत दे रखी है, और यही जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, इसका ना ही हम पूर्ण रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं, बट हम कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना। अगर कोई ऑप्शन में ये आपको दे कि हम विकास की बिल्कुल भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तब भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, पूरी तरीके से विकास के बारे में बता सकते हैं, तब भी ऑप्शन गलत है ना। जब तक ये ना लिखा हो कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बात क्या है, पूरी तरीके से सही है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखे होंगे कुछ बच्चों को जो कि पहले से बहुत तेज तराक होते हैं, हर चीज़ में जो है वो अच्छा करते हैं, है ना। तो हम उनके बारे में कह देते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि वो आगे चलकर कुछ करेगा ही, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हद तक बता पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर वही दे रखा है कि कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये बात सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर डी क्या है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये किसका परिणाम होता है, जो हमारी हेरिडिटी, जो हमारी आनुवंशिकता होती है, साथ साथ जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, इन्हीं दोनों का परिणाम, इन्हीं दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है ना। जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, हम सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं, या तो हमें हमारी हेरिडिटी से मिली हुई है, हमारी आनुवंशिकता से मिली हुई है, या तो हमने अपने इन्वायरमेंट चीज़ों को सीखा हुआ है ना। तो ये बात भी आपकी सही है। यानी कि तीन बातें तो आपकी यहाँ पर सही थी, बट पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका एक ही बात गलत दे रखा था, और यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। बट यहाँ से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जीन पियाजे की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए, 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, पहली जो अवस्था है आपको यहाँ पर क्रम से दे भी रखा है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसका नाम क्या है, संवेदीय चालक अवस्था, या फिर इसी को इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल, है ना। फिर दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो क्या होती है, 2 से लेकर के 7 साल। फिर थर्ड वाली स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 7 से लेकर के 11 साल होती है। और लास्ट वाली स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 11 एबव, यानी कि 11 से लेकर के 18 साल आप यहाँ पर कह सकते हैं, है ना। ये 4 चरण जो है जीन पियाजे के द्वारा बताए गए, जिसको कि आप SPCF के थ्रू यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि जो जीन पियाजे ने 4 चरण बताए, इनको एक सीक्वेंस बताइए, इनका सही क्रम क्या है। ठीक है, और आपको यहाँ पर यही चारों दे देगा, तो आपको सही क्रम बताना रहेगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पर पूछा है कि जो जीन पियाजे ने चरण बताए हुए हैं, है ना, किस चरण में बच्चे जो है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल थॉट बच्चा जो है कब करने लगता है, कब उसके अंदर जो लॉजिक वाली चीज़ें, जो तार्किक चिंतन है वो डेवलप हो जाता है। जो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनके अंदर तो लॉजिक होता नहीं है। ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ना, इसमें भी बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, केंद्रित होता है ना।
जो बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है। जैसे कि इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर में अक्सर छोटे बच्चों को जो है सिक्के या फिर नोट दिए होंगे, है ना। अगर आप बच्चों को यहाँ पर कुछ सिक्के दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 के आप को एक नोट दे दिए 5 की और एक एक के 5 सिक्के उसके सामने रख दिए, है ना। बच्चा क्या करेगा कि मैं तो इन सिक्कों को लूँगा, है ना। वो नोट को नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जो उसका ध्यान होता है ना सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज़ पे होता है। उसको लगता है जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए बच्चा क्या करता है वहाँ पर सिक्कों को लेना पसंद करता है, नोट को नहीं लेता है, क्योंकि नोट उसको लगता है कि नोट तो एक ही है, जबकि सिक्के मुझे 5 मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। बच्चे का ध्यान होता है वो किस पर केंद्रित है, सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज पे। बच्चा यहाँ पर तर्क कर ही नहीं पा रहा है, लॉजिक बच्चे के अंदर नहीं होता है, जो बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है। यही बात कहते हैं आपके जीन पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो जीन पियाजे की सेकंड वाली स्टेज होती है। इसमें जो बच्चा होता है उसका ध्यान सिर्फ शेप और साइज पे होता है, क्वांटिटी मात्रा पे नहीं होता है। यानी कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि है दोनों 5-5 रुपए, है ना, कि वो लॉजिक नहीं कर पाता। तो यहाँ पर तो लॉजिक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर भी नहीं कर पा रहा है, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 से लेकर के 11 साल का। अब जो 7 से लेकर के 11 साल तक का बच्चा, अगर उसको आप 5 की एक नोट दे दें, है ना, या फिर एक एक के 5 सिक्के दे देंगे, बच्चा किसी को भी ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है लॉजिक आ गया, तर्क आ गया, उसको समझ में आ गया है कि नोट भी वही है, ठीक है, और जो है सिक्के भी आपके वही हैं, है ना। बच्चा यहाँ पर क्वांटिटी को भी समझ जाता है कि शेप और साइज चेंज करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, जो मात्रा होती है वो चेंज नहीं होती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। जीन पियाजे की थ्योरी से ही रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। देखिए अभी जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया ना, अब इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड जो जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया था उसको यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। सेम ही आपका है, मैंने तो ये अपना एग्जाम्पल बताया था जो सिक्के वाला था, बट यहाँ पर जो जीन पियाजे ने एग्जाम्पल दिया था बच्चों के सामने जो चीज़ें रखी थी उसको यहाँ पर समझिए, है ना। देखिए यहाँ पर पहले ही आपको बता रखा है 5 साल तक का बच्चा है, यानी कि मैंने क्या बताया था 2 से लेकर के 7 साल का जो बच्चा होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, जीन पियाजे के सेकंड वाली स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज में, है ना। तो में आपको स्टेज के बारे में खुद ही बता रखा है, बट हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए 1-2 बीकर ले लीजिए आप यहाँ पर, है ना, दोनों में सेम यहाँ पर क्वांटिटी में जो पानी होता है वो यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए 5 लीटर और इसमें भी 5 लीटर, ठीक है। आपने क्या किया, पानी को यहाँ पर भर दिया, है ना। अब जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके सामने क्या कीजिए, एक बीकर को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एक बीकर में जो पानी है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और इस वाले जो बीकर का पानी है इसको आप क्या कीजिए, किसी चौड़े वाले ग्लास में पलट दीजिए, है ना। अब बच्चे से पूछिए कि कौन से बीकर में जो है पानी की मात्रा अधिक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में पानी की मात्रा क्या थी, सेम थी, ठीक है। और यही वाला पानी आपने इस वाले बीकर में पलटा है ना, तो यहाँ पर भी दोनों के पानी की मात्रा सेम ही रहेगी, क्वांटिटी तो सेम है, बट आपने क्या किया, इसका शेप जो है यहाँ पर चेंज कर दिया। अब जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा होगा ना, वो ये बताएगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ शेप और साइज पे है ना। यहाँ पर बच्चा बता रहा था कि दोनों में पानी सेम है, बट जैसे ही जो आपका ये कंटेनर है इसका शेप चेंज हुआ, बच्चे का जो आंसर है तुरंत चेंज हो गया। वो कह रहा है कि अब जो है लंबे वाले जो ग्लास है इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, चौड़े वाले जो है ग्लास में पानी की मात्रा कम है ना। यही बात कहते हैं आपकी जीन पियाजे की, जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं ना, वो मात्रा को नहीं ध्यान देते, है ना, कि यहाँ पर भी क्वांटिटी वही है, यहाँ पर भी 5 लीटर अगर पानी है तो इसको मैं चौड़े ग्लास में रखूँ, गोल ग्लास में रखूँ, किसी में भी रखूँ 5 लीटर पानी ही रहेगा, ठीक है, 6 लीटर नहीं हो जाएगा। बट बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि शेप अगर चेंज हो गया तो जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर चेंज हो गई, है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि जो 5 साल का रमेश है वो तर्क करता है कि एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाला गया पानी मात्रा में क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, है ना। ये तो बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि जो प्री ऑपरेशन स्टेज के बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। और बच्चे यहाँ पर कितने साल का है, 5 साल का है, तो सिंपल सी बात है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में है ना। तो ये सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते, ये बात गलत दे रखी है यहाँ पर। देखिए जो कॉन्क्रीट जो जीन पियाजे की थर्ड वाली स्टेज होती है ना, उसमें बच्चा तार्किक मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो भी कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ चीज़ों को एक व्यवस्थित एक क्रम में जो है लगा भी पाता है ना। साथ बच्चा यहाँ पर ये भी समझ जाता है कि जो बर्फ़ है वो पानी बन सकता है, पानी जो है वापस से बर्फ़ बन सकता है, ठीक है। जो कंजर्वेशन होता है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, यानी कि कंजर्वेशन आ जाता है। साथ साथ जो बच्चा होता है वो चीज़ों को वर्गीकृत कर पाता है, ठीक है, कि ये सेब हैं, है ना, या फिर ये फल हैं, ये सब्जियां हैं, उनके आधार पर चीज़ों को वर्गीकृत कर पाता है, ठीक है, वर्गीकृत कर पाता है, अलग थलग कर पाता है। यहाँ पर बच्चा एक सीक्वेंस में चीज़ों को
एक क्रम में लगा भी पाता है। कौन सी स्टेज में? थर्ड वाली स्टेज में, बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, और लॉजिक भी बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाता है। बट यहाँ पर दे रखा है कि तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाता, सीक्वेंस में नहीं व्यवस्थित कर पाता, तो ये तो गलत दे रखा है। ये तो आपका क्या था? फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर सही था, यानी कि ए तो सही है बट इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे भी अगर आपने एक ही ऑप्शन को देखा है यहाँ पर तो भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा था ए और आर दोनों सही है ना, दोनों तो सही है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, एक ही नहीं। आर तो आपका गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या गलत है। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों फॉल्स है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत में यात्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है ना। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए। ठीक है, 3 लेवल यानी कि 3 जो है स्तर इन्होंने बताए हुए हैं नैतिक विकास के, और हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई हैं, 2-2 स्टेज बताई हुई हैं। ठीक है, यानी कि 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं और 3 जो है लेवल। ठीक है, चरण अगर आपसे पूछे तो कितने बताए हुए हैं इन्होंने? 6 बताए हुए हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपसे जो चरण है उसी के बारे में पूछ रखा है, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। ठीक है, ये जो है आपका जो कन्वेंशनल लेवल है, पहला क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा क्या है? कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, और लास्ट वाला क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यहाँ पर जो प्री कन्वेंशनल लेवल है ना, उसकी जो स्टेज होती है उसमें आपका आता है यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। जिसमें होता है क्या, ऐसे कि मान लीजिए आज आपने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है तो कल मैं आपके साथ भी कुछ अच्छा करूंगी, ये वाली सोच होती है। फिर आज आपने अपने पड़ोसी के घर के सामने कूड़ा लगा दिया तो कल सुबह जो है आपका पड़ोसी भी आपके घर के सामने कूड़ा लगा देगा। ठीक है, तो ये वाली जो सोच होती है ना, ये आपकी यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास के अंतर्गत आती है, यानी कि यहाँ पर यही दे रखा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस चरण की क्या विशेषता होती है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, ये आपका कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मान्यता के लिए मान्य है, नहीं, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए जो लेव वाइगोस्की जो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक तो उन्होंने बच्चे के जो विकास होता है उसमें समाज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना, साथ ही साथ जो बच्चे की कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको इंपॉर्टेंट माना, और लैंग्वेज को। ठीक है, 3 चीज़ों को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना बच्चे के विकास में। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, उसमें उसके समाज के, संस्कृति की और लैंग्वेज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, पर जब भी आपको अपने ऑप्शन में लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्वेश्चन में जब भी लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आप ऑप्शन में उस ऑप्शन को खोजेगा जहाँ पर समाज की बात हुई हो, संस्कृति की बात हुई हो और लैंग्वेज भाषा की बात हुई हो, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, देखिए बाधा नहीं डालती है बल्कि हेल्प करती है, तो ये गलत है। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है। देखिए यहाँ पर संवेगात्मक विकास के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आगे देखते हैं, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। व्यवहारवादी शिक्षक केंद्रित, प्रगतिशील परीक्षा केंद्रित। ठीक है, अब देखिए जो टीचर है ना, जब वो बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज ला रहा है, अपना जो व्यवहार उसके अंदर चेंज ला रहा है। ठीक है, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें किस क्लास की हो सकती है? ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या फिर जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है आपका, जो प्रगतिशील कक्षाएं होती है उसकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? व्यवहारवादी नहीं, ये लोग तो अनुकरण वगैरह की बात करते हैं। शिक्षक केंद्र, इसमें जो टीचर होता है वही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। देखिए जब भी प्रगतिशील क्लासरूम की बात हो या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी बात हो, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसको जरूरत में रख करके ही उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। परीक्षा केंद्रित नहीं, सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो अजेशन वाले रीजन वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट ज़्यादातर गलतियां करते हैं। अजेशन क्या रखा है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए अब ऐसा जरूरी नहीं है, जो
बुद्धि परीक्षण है उसके द्वारा ही हम जो है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बता पाएँ। ठीक है, इनके अंदर और भी चीज़ें होती हैं इनकी, जैसे कि इनके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। ठीक है, काफ़ी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम एक मतलब जो बुद्धि परीक्षण होता है उसके बेस पे ही किसी बच्चे के बारे में ये नहीं बता सकते कि हाँ ये बच्चा जो है गिफ्टेड है, यानी कि ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली है। तो ये गलत है कि एकमात्र पैमाना सिर्फ बुद्धि परीक्षण है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया गलत। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर दे रखा है ए और आर दोनों सही है, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता क्योंकि ए तो क्या है, गलत है। ए और आर दोनों सही फिर से दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया है ना। ए जो है ट्रू है ना। अब देखिए ए तो हमारा सही है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और आर क्या है, दोनों गलत है, यानी कि बस हमने जो है अजेशन को पढ़ा, रीजन को हमने पढ़ा भी नहीं और हमने तुरंत पता कर लिया कि यहाँ पर आंसर क्या है। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ताकि आपका यहाँ पर टाइम भी बचे और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आ रहा है उसका भी आंसर आप यहाँ पर ईजिली कर पाएँ। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब इसके रीजन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्व और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है ना, हर एक गिफ्टेड जो बच्चा होता है, हर एक जो है जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, कोई ज़रूरत नहीं कि जो है विभिन्न शक्तियों को प्रदर्शित करे, व्यक्तित्व का विशेषताओं को प्रस्तुत करे, है ना। कई सारे गिफ्टेड बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इनके अंदर वो जो है सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ वो किसी एक ही फील्ड में अच्छा कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता है, तो ये आपका गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की उन्होंने स्पीच के बारे में बात की है कि जो बच्चे की स्पीच होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है, एक तो इन्होंने बात की प्राइवेट स्पीच के बारे में, ठीक है, यानी कि निजी वाक्य के बारे में, जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बात की है सामाजिक स्पीच यानी कि सोशल स्पीच के बारे में बात की, और इन्होंने साइलेंट इनर स्पीच के बारे में बात की है। तो SPI के थ्रू आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए सामाजिक का मतलब क्या हो गया, बच्चा समाज से इंटैक्ट करता है। ठीक है, समाज से जो है अंतर क्रिया करके अपनी लैंग्वेज के बारे में जानता है, सीखता है। तो ये तो आपकी हो गई सामाजिक स्पीच। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, निजी वाक्य, निजी वाक्य का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने देखे होंगे जो अक्सर करके जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी खुद से बातचीत करते हैं कि अरे जो है मेरा टॉय सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर जो है मेरी गुड़िया खाना नहीं खा रही है ना। तो यहाँ पर जो बातें होती हैं जो बच्चे खुद से करते हैं वो सबको सुनाई देती है ना। जब बच्चा खुद से ज़ोर ज़ोर से बोलकर, है ना, वो बातें सबको सुनाई दे, खुद से बातचीत करे, तो ऐसा करके वो क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन देता है, अपने आप को एक दिशा देता है। ठीक है, अपनी सोच को विनियमित करता है। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की, और इसी का नाम इन्होंने क्या दिया, प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक्य दिया। इसके अलावा है साइलेंट इनर स्पीच। अब देखिए जब बच्चा छोटा था तब वो सबके सामने बोल बोल कर खुद से बातचीत कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया अब क्या करता है, अपने मन ही मन में खुद से बातचीत कर लेता है। ठीक है, कि आप लोग भी जो भी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के सामने या फिर फ्रेंड्स के सामने शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, अंदर ही अंदर मन में ही खुद से बातचीत कर लेते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, साइलेंट इनर स्पीच हो गया। बट यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे अक्सर खेलते वक्त क्या करते हैं, खुद से बातें करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश करना चाहिए। तो ये किसका उदाहरण है, निजी वाक्य का। शिक्षकों को इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चा अपने आप को एक डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है। ठीक है, तो निजी वाक्य बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ईगो सेंट्रिज्म यानी कि आत्म केंद्रित। देखिए जब बच्चा खुद से बातचीत करता है तो जो जीन प्याजे उसको कहते हैं आत्म केंद्रितता। ठीक है, बट जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, निजी वाक्य। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि जो है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग क्या होगा, तब आत्म केंद्रितता हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देना है, हतोत्साहित नहीं करना है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये 3 गलत है, बी करेक्ट है। ओके, फिर देखते हैं, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों के साथ जोड़कर देखना डैश का उदाहरण। देखिए यहाँ पर हमारे समाज में कई तरीके की स्टीरियोटाइप चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई बार कह जाता है कि अगर जो है घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उस रास्ते नहीं जाना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्टीरियोटाइप, एक पुरानी विचारधारणाएँ हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेल और फीमेल होते हैं उनके साथ में भी कई तरीके की स्टीरियोटाइप चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि जो लड़कियाँ उनके लिए कहा जाता है कि वो घरों के कामकाज के लिए बनी हैं। ठीक है, दयालु प्रवृत्ति की होती हैं, या फिर जो है इनको जो है पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है ना। और लड़कों के बारे में कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, ठीक है, कुकिंग नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या एक पुरानी विचारधारणा है। जो लड़का है या फिर लड़की दोनों ही कुकिंग में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, लड़कियाँ भी अपना मार्केट वगैरह जा सकती हैं, हर चीज़ में बेहतर कर सकते हैं, और लड़के भी। ठीक है, बट यहाँ पर
हमारे समाज के द्वारा ये रूल बना दिए गए हैं, या फिर कई बार जो है घरों में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में भी इवन ऐसा किया जाता है। कई बार जो लड़के होते हैं उनको खेलने के लिए गुड़िया वगैरह ला करके दी जाती है, ठीक है, और जो लड़के होते हैं उनको कार वगैरह ला करके दी जाती है। तो ये भी क्या एक स्टीरियोटाइप ही है ना। क्यों लड़कियाँ जो कार से नहीं खेल सकती, या फिर जो लड़के वो गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेल सकते, है ना। बट यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पुरानी विचारधारणाएं। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों के साथ जोड़कर देखना डैश का उदाहरण, तो किसका उदाहरण है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, है ना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जेंडर समानता। देखिए समानता की तो बात ही नहीं हो रही, जब यहाँ पर समानता की बात तब होती चाहे लड़का हो चाहे फिर लड़की हो, ठीक है, किसी को भी कोई कलर पसंद आ सकता है ना। बट यहाँ पर ये बात नहीं की गई है। जेंडर समता का मतलब क्या होता है, इक्विटी अलग चीज़ होती है ना। इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए लड़कियों को पहले से बहुत दबा करके रखा हुआ है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, तो अब सरकार क्या करती है, कुछ फील्ड में लड़कियों को आरक्षण प्रोवाइड करती है ना। तो ये क्या हो गई, आपकी समता होगी, है ना। यानी कि जो लड़कियाँ जिनको कि पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई, तो उनको जो है सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ आरक्षण प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर इक्विटी की जा रही है, ठीक है, समता किया जा रहा है। जेंडर सशक्तता, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसे सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों को सीखने की क्षमता दर्शा पाएँ। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन तो आपका बिल्कुल सही रखा है, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करें इसमें कि सभी बच्चा जो है अपने आप को इम्पोर्टेंट माने, हर बच्चा सीख पाए, है ना, सभी संस्कृतियों को वहाँ पर महत्व दिया जाए। तो ये तो सही है। शिक्षकों की बच्चे की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वो बच्चे से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए जो टीचर है ना, वो बच्चों के बारे में ये रख रहा है कि नहीं ये तो कुछ सीख ही नहीं सकते, फिर बच्चा सच में कुछ नहीं सीख पाएगा। जो टीचर की धारणाएं होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, है ना। और ये बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट भी डालते हैं कि टीचर जो है बच्चे के बारे में किस तरीके की थिंकिंग रखता है, किस तरीके की सोच रखता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है ए और आर दोनों सही है, जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इस क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।